वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। और इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसकी मेजर ब्रांचेस जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। देन हम डाटा वर्सेज इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है उसको ब्रीफली बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और फिर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रोल की तरफ आएंगे। स्पेसिफिकली हमारा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ होगा। और इन द एंड हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल जो डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन और इसकी मेजर ब्रांचेस की बात करें तो अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशन आप बुक्स में पढ़ते हैं, और जो दो डेफिनेशन हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं: अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फोकस बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पर है। वो प्रोसेस करता क्या है? वो ट्रांजेक्शन्स को और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, क्लासिफाई करता है, वेरीफाई करता है, समराइज करता है। तो जो अगर आप डेफिनेशन में पॉइंट देखें तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फंक्शंस किससे रिलेटेड परफॉर्म हो रहे होते हैं? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक और डेफिनेशन है: process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgment and जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इस डेफिनेशन का फोकस जो है वो पर्पस के ऊपर भी है कि पहले तो वही बात हुई कि एक प्रोसेस या सिस्टम है जो सर्टन फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना। किस चीज़ को करता है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। लेकिन इसमें अब पर्पस भी ऐड है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यूजर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर बेहतर जजमेंट और डिसीजंस कर सकें। अब अकाउंटिंग की जो तीन मेजर ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस करें तो सबसे जो मेन ब्रांच है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स जो है प्राइमरली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं, ऑल्दो इनको मैनेजमेंट वगैरह भी यूज़ कर सकती है। लेकिन ये एंटिटी की फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में होती हैं, लाइक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लाइक यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरह कैश फ्लोज की परफॉर्मेंस कैसी रही, और फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आया है वो क्या है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्राइमरी फोकस है वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो हैं। और ये एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग सेकंड मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अब जो टैक्स अकाउंटिंग है ये सब सेक्टर ऑफ अकाउंटिंग है जो टैक्स रिटर्न्स और टैक्स पेमेंट्स के साथ डील करता है। सो टैक्स अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस होता है उसमें आप कह सकते हैं कि मेन यूज़र जो है वो गवर्नमेंट है या जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली एक लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से टैक्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब टैक्स अकाउंटिंग ऑब्वियसली क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है तो टैक्स अकाउंटिंग इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं, बिजनेसेस को भी टैक्स अपना कैलकुलेट करना होता है, जो कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस हैं और जो दूसरी एंटिटीज़ हैं उनको भी ये कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि इसमें मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा, तो इट इज़ कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है ज़्यादातर। इसमें नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी फोकस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस्ड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा से वो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और फिर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प के लिए यूज़ होती है। सेकेंड इशू जो हमने डिस्कस करना है वो है डाटा और इन्फॉर्मेशन का। तो डाटा को डिफाइन किया जाता है कि जी डाटा कंसिस्ट करता है अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, यानी आपके पास फिगर्स हैं लेकिन उन फिगर्स में कोई मीनिंग नहीं है। तो डाटा को बेसिकली क्यों कलेक्ट किया जाता है? ताकि उसे प्रोसेस किया जाए और उससे फिर इंफॉर्मेशन मिले। डाटा का कोई मीनिंग नहीं है अनटिल कि आप उसे इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर लें। इसको बिल्कुल इस तरह से देख लें कि अगर आपके पास एक एंटिटी की जो है सेल्स की अमाउंट्स हैं कि किस किस वैल्यू पर उन्होंने सेल की, और वो इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं बहुत सारी आपके पास, बट यू कांट फाइंड आउट कि जी ये सेल्स जो इतनी अमाउंट है इसका फ़ायदा है, नुकसान है,
इसमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, इतनी सेल होना अच्छी बात थी या नहीं थी, क्या पैसे की रिकवरी कैसे हुई। लेकिन जब आप उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा रेवेन्यू के मुकाबले में कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट या लॉस कितना आया है। फिर आप उसको फर्दर समराइज़ करके उसकी रेशोज़ कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसमें मजीद मीनिंग ऐड हो जाएगा। तो अगर आप रेशोज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो डेटर कलेक्शन पीरियड, एंटिटी के टर्नओवर की रेशोज़, ये बहुत कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे मीनिंग ऐड होता जाता है डाटा के अंदर, और उस प्रोसेस होने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन एक ऐसे मीनिंगफुल जो है चीज़ बन जाती है जो डाटा में वैल्यू ऐड कर रही होती है, और उससे हम बाद में फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन को इसी पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन हैज़ अ मीनिंग एंड अ पर्पज़। अब जैसे हम कहते हैं 412, ये एक नंबर है। अब ये 412 क्या है? क्या ये हाउस नंबर है, कोई ऐसा एड्रेस है जिस पर हमने कोई जो है ना पोस्ट भेजनी है? क्या ये 412 किसी के फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं? क्या ये 412 जो है किसी का रोल नंबर है? अब जब आप इसके साथ कुछ मीनिंग ऐड करेंगे तो वो उसका एक पर्पस बन जाएगा, उसका एक मीनिंग बन जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन बनती डाटा से ही है, और ये प्रोसेस डाटा होता है जिसका एक खास यूज़फुल पर्पस के लिए रेलिवेंस होती है। एक गुड इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो टिपिकली जो क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, फेयर होगी, फ्री फ्रॉम बायस होगी, यानी उसमें अगर आपने अपनी जो है बायस अगर इंक्लूड है तो फिर वो न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उससे डिसीजन गलत होने के चांसेस होंगे। तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी इज़ इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उसे समझ नहीं पाते तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपके पर्पस से रेलिवेंट हो। अब अगर आप लोग जो है वो सीए कर रहे हैं या कोई और इस तरह की प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो ब्लैक होल्स के बारे में जानने से हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो, आप अदरवाइज़ आप उससे कोई और बेनिफिट ले सकें, लेकिन आपके पेपर पास करने में इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं, आपका उस पर कॉन्फिडेंस होता है, तो आप ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन बेशक एक्यूरेट है लेकिन आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे, तो फिर हो सकता है आप उस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को उतने कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ ना करें और उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज ना कर सकें। सफिशेंट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। अब कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जो है डाटा, बिल्कुल हर चीज़ का प्रिसाइज डाटा मिल जाए, इतनी सफिशेंट ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो अगर आपको एक बड़ी कंपनी के अंदर सेल्स की टोटल फिगर मिलियंस में भी पता है तो दैट वुड बी ओके, ये सफिशेंटली कंप्लीट है। आपको एग्जैक्ट नियरेस्ट टू 1 रुपी और इन पैसाज में जाकर कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिले, टाइम के बाद अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका एज सच कोई बेनिफिट नहीं रहता, अदर देन दैट कि आप सिर्फ ये अब इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने जो प्लानिंग की थी वो कितनी बेहतर की थी। कंपेरेबल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का तो जो कॉन्सेप्ट है वही कंपैरिजन से राइज होता है। आप दो डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, एंड देन यू रीच अ डिसीजन कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेहतर है। तो अगर एक इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रही होगी। कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर के साथ शेयर करेंगे तो वो उससे कोई रेलिवेंट यूज़ नहीं कर सकते। और इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इन्फॉर्मेशन से जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए और उसको डेवलप करने की कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक्यूरेट भी है, अच्छी भी है, लेकिन उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो 10 मिलियन का हो रहा है, उसे प्रोड्यूस करने के अंदर आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा देते हैं कि आपके 15 मिलियन स्पेंड हो जाते हैं, तो आप अल्टीमेटली नुकसान कर रहे हैं, 5 मिलियन का लॉस है, और ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन किया जाता है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू कैप्चर डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो जो अभी हम डाटा और इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट में जो फाइनेंशियल डाटा होता है, उस ऐसा सिस्टम जो उस डाटा को एक्यूमुलेट करता है, गैदर करता है, और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। जो पूरा प्रोसेस हमारा होता है कि हम जी जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, रेशोज कैलकुलेट कर ली, तो आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा उस प्रोसेस का हिस्सा है। और ये प्रोसेस जब उस डाटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है और हमें हेल्प करती है। खासतौर पे जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इस पर अगर बात करें तो अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड डाटा अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, कि हम जो डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम एक मार्केटिंग इवेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, अगर हम एक परचेज़ ऑर्डर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, अगर हम एक जो है शिफ्ट में
अपनी फैक्ट्री को चलाते हैं, तो उस एक शिफ्ट की कॉस्ट क्या है। तो ये हमें एक एक्टिविटी, एक ऑपरेशन, उसके बारे में कॉस्ट मिलती है, और फिर ये टोटल में भी डाटा मिलता है। तो सोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा जो है वो एंटिटी के अंदर ही होता है, विद इन द एंटिटी होता है, इंटरनल सोर्स होता है। इनवाइसेज, रिसीट्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जो टाइम शीट्स लेबर मेंटेन कर रहे होते हैं, अटेंडेंस की शीट्स होती हैं, प्रोडक्शन की जो शीट्स बन रही होती हैं कि क्या इनपुट डाला था, क्या आउटपुट निकला, वो डाटा होता है। तो सोर्स डाटा जो है वो यूजुअली इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट से, टाइम शीट और मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स हैं, गुड रिसीव नोट हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं, उनसे प्रिपेयर किया जाता है। और फिर इसमें जो डाटा को एनालाइज करके रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बन जाती हैं। इसमें कुछ रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के आज इनपुट कितना था और आउटपुट कितना था, वेस्टेज कितना हुआ, कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट बने, एक स्पेसिफिक वीकली या मंथली रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है। फिर स्पेशली प्रिपेयर रिपोर्ट, बाज़ जो मैनेजमेंट होती है वो ये रिक्वायर करती है कि उन्हें एक ख़ास जो कस्टमर ऑर्डर है उसकी डिटेल चाहिए, या उन्हें एक ख़ास वीक में जो प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आई थी उसके इम्पैक्ट्स पे रिपोर्ट चाहिए, तो वो स्पेशली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट होती है। और बाज़ आंसर्स टू वन ऑफ इंक्वायरीज भी होते हैं इसके अंदर। लेट्स से कि एक मैनेजर की तरफ से एक इंक्वायरी आती है कि जी बताएं कि इस प्रोडक्ट का ये कंपोनेंट बनाने पर कितनी कॉस्ट लगती है। मे बी वो ये सोच रहे हो कि इस जो कंपोनेंट है इसको अगर इंक्लूड ना किया जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा उनकी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर वो कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट ना हो, और अगर उससे कॉस्ट पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो ये एक डिसीजन लिया जा सकता है कि जी इस कंपोनेंट को हम जो है इंक्लूड ना करें। सो स्पेशली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट और आंसर टू वन ऑफ इंक्वायरीज ये सब इंक्लूड होती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो बेसिकली दिस इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, लेकिन इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ऑब्टेन की जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इसका मेजर सोर्स है, बट ऑब्वियसली वी आल्सो यूज एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसका जो पर्पज़ होता है वो बेसिकली तीन है, ताकि प्लानिंग कर सकें, जैसे बजट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कंट्रोल कर सकें यानी वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अच्छा हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर बेहतर रही और कहाँ पे ख़राब रही, ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। और डिसीजन मेकिंग की जाती है, जैसे बाय करना चाहिए या ख़ुद मेक करना चाहिए, एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट हम खुद बनाएं या उसे मार्केट से ख़रीद लें। इसी तरीके से बाज़ात इवन एडवांस लेवल पे डिसीजन इस लेवल तक होती हैं कि एक बड़ा एसेट हमें ख़रीदना चाहिए या लीज़ पर लेना चाहिए। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। तो हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। पहला डिफरेंस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि ऑब्जेक्टिव का क्या फ़र्क है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि बिज़नेस के रिजल्ट्स यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिस्क्लोज करना, शेयर करना, नॉर्मली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस ये है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना है, ताकि वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग कर सकें, जो उनके गोल्स हैं उनको सेट कर सकें, उनको इवेल्युएट कर सकें, उनको अचीव कर सकें। ऑडियंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी जो ऑडियंस होती है ये मेनली एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये प्राइमरी यूज़र्स होते हैं। हाँ, दूसरे यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे जनरल पब्लिक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी यूज़र वो नहीं होते। और मैनेजमेंट भी यूज़ कर सकती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को, लेकिन वो उसकी मेन यूज़र या मेन जो फोकस नहीं होता। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका फोकस जो है वो प्योरली मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, मेनली मैनेजर्स और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कुछ डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हों। लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीगल रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्पेसिफिक हैं। आपको कंपनीज एक्ट है, और दूसरे इसी तरह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है बैंक से रिलेटेड, और इसी तरीके से डिफरेंट लॉज हैं हर किस्म की कॉरपोरेशन और कंपनीज और बिजनेस के लिए, जो ये रिक्वायर करते हैं कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी होगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर बहुत लिमिटेड लीगल रिक्वायरमेंट हैं, कुछ खास रिपोर्ट्स हैं सिर्फ जो डिमांड करता है लेजिस्लेशन, और वो भी चंद एक कंपनी से जो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो चंद एक इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है। सो वेरी लिमिटेड रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट या जोग्राफिक जो रीजन्स हैं उनकी बेस पर डिफरेंट सेगमेंट्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड IFRS 8 उसका टाइटल है, ऑपरेटिंग सेगमेंट वो है। तो वो बनाया जाता है, लेकिन वो हर कंपनी नहीं बना रही होती।
तो वो सिर्फ वो बना रही होती है जो लिस्टेड कंपनी हो और उनके फिर सेगमेंट से एक सर्टन क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हो। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अंदर तो बहुत कॉमन है कि डिपार्टमेंट वाइज डाटा जो है वो एक्यूमुलेट भी किया जाता है और अपनी रिपोर्ट्स के अंदर हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दी जाती है। हर डिपार्टमेंट की सेपरेट रिपोर्ट का बेनिफिट ये होता है कि हर डिपार्टमेंटल मैनेजर की परफॉर्मेंस को अलग अलग इवेल्यूएट किया जा सकता है। मज़ीद डिफरेंसेस की बात करें हम तो एक डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिस्टोरिकल वर्सेस फ्यूचर डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोकस होता है वो पास्ट पीरियड्स पे होता है, चाहे आप फॉर द ईयर एंडेड बना रहे हो या फॉर द क्वार्टर एंडेड बना रहे हो या हाफ ईयरली अकाउंट्स बना रहे हो, आप उस पीरियड को फोकस कर रहे होते हैं जो गुजर चुका होता है। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस जो है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर होता है, क्योंकि अगर आप एक डिसीजन कर रहे हैं कि इस कस्टमर को इतने पैसों में ये प्रोडक्ट देना चाहिए या नहीं, तो ये प्रेजेंट है, और फिर बाद वक़्त आप जो बजट्स बना रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। जैसे हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, एक्सपेंसेस बाय नेचर, अल्टरनेट मौजूद है लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स जो है ना वो इनफॉर्मल हैं, आपको जैसे मैनेजमेंट को समझ में आती है, और एक एंटिटी अपने फॉर्मेट बनाना चाहे तो बना ले, ना बनाना चाहे तो ना बनाए। वैसे ज़्यादातर एंटिटीज़ अब फॉर्मेट डेवलप कर लेती हैं ताकि रिपोर्ट्स को कंपेयर करना और मेंटेन करना आसान हो जाए। रूल्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी 4th एंड 5th शेड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, और इस तरह से अगर इवन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़ हैं तो उनके लिए IFRS फॉर SMEs हैं, इवन जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं तो उनके अलग से स्टैंडर्ड्स और रूल्स हैं, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के अलग रूल्स हैं। तो बड़े स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो फॉलो करके हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। एंटिटीज़ चाहें तो अपने इंटरनल रूल्स बना सकती हैं, लेकिन और उन रूल्स को लेकिन वो जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स नहीं हैं। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन है वो बड़ी डिफाइंड होती है। जैसे मोस्टली कंपनी तो ईयरली बेसिस पर अकाउंट्स बनाती हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली अकाउंट्स भी बना रही होती हैं। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है वही डिफाइन कर रही होती है और उसमें पीरियड फिक्स होता है कि आपने किस हिसाब से करना है। मोस्टली कंपनी जिस तरह हम देखते हैं जुलाई 1 से जून 30 के ईयर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है। जैसे ज़रूरत हो, कुछ बिजनेसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली, और ऐसा भी होता है कि एक ही बिजनेस कुछ रिपोर्ट्स डेली बनाता है, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने वीकली रखी होती हैं, कुछ मंथली बेसिस पर रखी होती हैं। यानी जिस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस और ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको वो मैनेज कर लेते हैं। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट मॉनिटरी होती है और वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है। वेरीफाइबल इसलिए होती है क्योंकि वो ऑलरेडी काम हो चुका होता है, तो उसका एविडेंस वेरीफाई किया जा सकता है। जब आप पास्ट डाटा की बेस पर इन्फॉर्मेशन बना रहे होंगे तो वो वेरीफाई की जा सकती है कि वाकई ये इनवाइस इतनी की थी या नहीं थी, क्या वाकई बैंक में बैलेंस इतना था या नहीं था, वाकई ये एसेट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। जब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो उसमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं, और ये गोल ड्रिवन इन्फॉर्मेशन होती है। यानी बाज़-औक़ात जो इन्फॉर्मेशन देखी जा रही होती है वो ये देखी जा रही होती है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस में 10% डिक्रीज़ किया जाएगा तो उसकी सेल कितने से बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट को कैश के बजाय क्रेडिट पर सेल किया जाएगा तो सेल्स में कितना इजाफा हो सकता है। अब ये वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक गोल है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक प्लानिंग है कि अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। डिफरेंट एस्टिमेट्स, डिफरेंट जो है आप कह लें कि ऑप्शंस डिस्कस किए जाते हैं और उनमें से फिर एक सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल। सो दोनों अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो इन्वेस्ट करे, और रूटीन ऑपरेशंस चलाने के लिए जो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेगी। ये दोनों अकाउंटिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड भी होती हैं। जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से की बेस पर जो हमारे पास डाटा जमा होता है कॉस्ट से रिलेटेड, वही हमारी फिर इन्वेंट्री की कॉस्ट और कुछ एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। हैव अ गुड डे।